आपका टू व्हीलर बास्केट पे क्या व्यू है, स्पेशली वो साइड ऑफ द बास्केट जो रूरल साइड पे ज्यादा थी, टियर 2 टियर 3 पे ज्यादा थी और लो टिकट साइड प्रोडक्ट्स में ज्यादा थी, 50-60 हजार वाली। हाई प्रीमियम टू व्हीलर तो चल ही रहे थे, लेकिन डिमांड खराब हो गई थी लो टिकट टू व्हीलर्स में। क्या वहां पे आपको एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशंस का भी बॉटम, डिमांड का भी बॉटम? अजय देखिए, वहाँ पे वैल्यूएशंस तो काफी कंफर्टेबल जोन में थे, काफी 2-3 क्वार्टर से अगर आप देख रहे थे। लेकिन ये जरूर था कि डिमांड पे कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी लग रहा है कि शायद यहाँ से लेके जो फेस्टिव सीजन में हमने देखा है जो डिमांड स्ट्रेंथ, वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो उस हिसाब से जरूर हमारा पोजीशन विद इन ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा ज्यादा फोर व्हीलर्स पे फेवरेबल है। लेकिन जरूर कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं इस भाव पे। ओके, तो टू व्हीलर स्टॉक्स पर आपका भी एक नजरिया, एक ये व्यू बन रहा है। अच्छा, एक बार न्यू एज स्टॉक्स को अब किस तरह से देखना चाहिए, जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स थे, क्योंकि इनमें एंकर प्री ओपन, जब एंकर लॉक इन ओपन हुआ हमने वहां पर अच्छी खासी सेलिंग भी देखी, लेकिन वहां बायर्स भी थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अब भी इस वक्त क्या सलाह होनी चाहिए इन स्टॉक्स पर? देखिए, अगर आप पूरे जो इंटरनेट स्टॉक्स को देखेंगे तो वैल्यूएशन ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत बहुत महंगे हैं। जरूर ये स्टॉक्स काफी कुछ गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। तो उस हिसाब से आपको हर एक बिजनेस पे बहुत ज्यादा कॉशियसली व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक जो न्यू एज बिजनेस है, इंटरनेट बिजनेस है, वो सक्सेसफुल होगा और वहाँ पे आपके वेल्थ क्रिएट होगा। तो बॉटम अप वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया, ये जो ओवरहैंग है, जहाँ पे पहले जो लॉक इन था काफी सारे स्ट्रेटेजिक या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के, वो सब खुल रहे हैं या खुल गए हैं। तो उस हिसाब से अब सेलिंग का जो एक फ्रीक्वेंसी रहेगा बड़े बड़े ब्लॉक्स का, वो भी शायद ज्यादा ही रहेगा। तो उस हिसाब से अभी भी ये स्पेस में हम ये बोल नहीं सकते कॉन्फिडेंस से कि बॉटम आउट हो गया है और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से शायद और गिरावट नहीं दिखेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को आई थिंक एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बाकी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस भी देखना चाहिए और सिर्फ इंटरनेट बिजनेसेस पे फोकस करना जरूरी नहीं है। ठीक है हर्षा, मैं इस नई इकोनॉमी वाले स्टॉक से वापस पुरानी वाली इकोनॉमी पे आता हूँ। उसमें दो सेगमेंट आपके सामने रखता हूँ, दोनों ज़्यादातर सरकार द्वारा ही रेगुलेटेड है। एक तो सरकारी बैंक और दूसरा रेलवे काउंटर्स। ये काफ़ी अच्छे चले। आप हमको ये बता सकते हैं साइकिल में किस जगह पर खड़े हैं? ये अभी चलना शुरू हुए हैं, ये मिड ऑफ द साइकिल हैं, टॉप बना रहे हैं, ये कहाँ पे हैं हम साइकिल में? ये दोनों सेक्टर हमारे हिसाब से अर्ली टू मिड साइकिल पे है। जरूर अर्ली साइकिल से बाहर आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे, फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर में, वो सब साइकिल के बॉटम बोल सकते हैं। वहां से तो काफी आगे पहुंच गए हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि पीक वैल्यूएशंस पहुंच गए हैं और यहाँ से ग्रोथ का कंसर्न्स है और ये इस स्टॉक्स चल नहीं सकते, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये बोल सकते हैं कि शायद इजी मनी एक तरफ से बन चुका है, लेकिन यहाँ से भी ये दोनों सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज रेलवे फोकस स्टॉक्स, रिटर्न्स अभी भी दे सकते हैं और शायद मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो क्लियरली एसेट क्वालिटी जो इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, वो बिल्कुल नहीं है आज के दिन में। क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं तो करीब करीब 18-19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रहा है। और कैपिटल एडिक्वेसी का बात करें, कोई भी बैंक में कैपिटल की कमी नहीं है, ग्रोथ की कोई कंसर्न नहीं है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ से भी एक तरह से रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं ये सेक्टर में। और उसी हिसाब से रेलवेज में भी जो इन्वेस्टमेंट्स हम सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे उस सेक्टर में। उस सेक्टर में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होना बाकी है और होगा भी। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्टर्स मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं।